छठी एग्जाम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी 2018 का जो पेपर था उसको सॉल्व कर रहे थे। पहले जो पार्ट है उसमें 48 एमसीक्यूज हो गए थे। नेक्स्ट अगर हम देखें जो क्वेश्चन नंबर 49 है, इन प्लांट्स द मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स इज थ्रू, कि जो एब्जॉर्ब्ड मिनरल्स हैं रूट से लीव्स तक उनकी ट्रांसपोर्ट किसके जरिए होती है? फ्लोएम के जरिए, सीव एलिमेंट्स के जरिए, जाइलम के जरिए, ऑल ऑफ देम। फ्लोएम है ये फूड की ट्रांसपोर्ट करता है, जो जाइलम है वाटर और जो मिनरल्स हैं एब्जॉर्ब्ड फॉर्म में उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, लिहाजा जाइलम करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50 एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, की ह्यूमंस के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके दौरान क्या प्रोडक्ट बनता है? इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जो ह्यूमंस है वहाँ पे जो मसल्स हैं वहाँ जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और उसके नतीजे में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन 51 है, इन ह्यूमन हार्ट पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेफ्ट आरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। जो पल्मोनरी आर्टरी है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से राइज होती है और आपको पता है ये हार्ट से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके लंग्स की तरफ जाती है, किसके लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 है, सी डॉर्मेंसी इज ड्यू टू स्टार्च एंडोल एसिटिक एसिड, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। जो सी डॉर्मेंसी है बेसिकली ये एब्सिसिक एसिड की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, टीबिया इज अ बोन फाउंड इन विच बॉडी पार्ट, कि टीबिया जो है ये किस बॉडी पार्ट में होती है? आर्म में, लेग में, फेस में, स्कल में। जो लेग है उसके अंदर दो बोन्स होती हैं, एक टीबिया और एक फिबोला, तो ये बेसिकली किसकी बोन है? लेग की बोन। क्वेश्चन नंबर 54 है, सिट्रिक एसिड साइकिल टेक्स प्लेस इन, सिट्रिक एसिड साइकिल क्रेब्स साइकिल को बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है? साइटोसोल में, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, थाइलाकाइड मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 55 है, पेंक्रियाज इन ह्यूमन बॉडी सिक्रीट्स, जो पेंक्रियाज है ये क्या सिक्रीट करता है? विटामिन के, बाइल जूस, इंसुलिन, ऑल ऑफ द अबव। तो जो पेंक्रियाज है ये दो हार्मोन्स की सिक्रीशन करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। करेक्ट ऑप्शन क्या है? इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, ऑन लीव्स द ट्राइकोम्स फंक्शन टू, कि जो लीव्स है उनके ऊपर जो ट्राइकोम्स होते हैं इनका क्या काम होता है? इंक्रीज ट्रांसपायरेशन, इंक्रीज गैसियस एक्सचेंज, रिड्यूस ट्रांसपायरेशन, ब्लॉक ड्यूटेशन। तो ये जो ट्रांसपायरेशन है उसको जो ट्राइकोम्स रिड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच प्रोसेस रिजल्ट्स इन स्वेलिंग ऑफ सीड्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, कि जब हम सीड्स को वाटर के अंदर प्लेस करते हैं उनकी स्वेलिंग होती है किस प्रोसेस के जरिए? एम्बाइबेशन के जरिए, ऑस्मोसिस के जरिए, प्लाज्मोलाइसिस के जरिए, हाइड्रोलाइसिस। तो उस प्रोसेस को जिसमें वो सीड जो है स्वेल हो जाते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करके उसको हम एम्बाइबेशन बोलते हैं। 58 है, आइडाथोड्स आर आल्सो कॉल्ड, लीव्स के ऊपर जो ग्लूटिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आइडाथोड्स, उनका दूसरा नाम क्या है? गार्ड सेल्स, संकन स्टोमेटा, वाटर स्टोमेटा, सब्सिडी सेल्स, तो उनको वाटर स्टोमेटा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, कैल्विन साइकिल अकर इन पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। जो कैल्विन साइकिल है जो बेसिकली कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिट्रिक एसिड साइकिल होता है। जो कैल्विन साइकिल है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दो आप कह सकते हैं रिएक्शंस हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, तो ये कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 60 है, इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम द न्यूरॉन्स दैट इंटरप्रेट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन एंड स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन्स आर, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में वो वाले न्यूरॉन्स जो सेंसरी न्यूरॉन से आने वाली इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, रिसीव करते हैं और फिर उसको आगे मोटर न्यूरॉन्स तक स्टिमुलेट करते हैं, वो कौन से? तो उनको हम इंटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। इंटर न्यूरॉन्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ये स्पाइनल कार्ड वाला पोर्शन, वहाँ पे अगर आप देखें तो इंटर न्यूरॉन्स। क्वेश्चन नंबर 61, इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम द हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस आर, के हाइपोथैलेमस और थैलेमस किसके हिस्से हैं? सेरिबेलम का, सेरिब्रम का, डायंसिफालन का, लिम्बिक सिस्टम का। तो ये इसका पार्ट होते हैं डायंसिफालन के दोनों, हाइपोथैलेमस भी और थैलेमस। यानी करेक्ट ऑप्शन है डायंसिफालन। क्वेश्चन नंबर 62 है, द डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी डार्क रिएक्शन वही कैल्विन साइकिल का दूसरा नाम है, किस डिस्कवर किया? इमर्सन ने, स्लेक ने, एमोल्ड ने या मेलविन कैल्विन? मेलविन कैल्विन ने ही जो डार्क रिएक्शन है उसको डिस्कवर किया था, दैट्स व्हाई इसको डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, द प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीजन इज, यानी ऑक्सीजन जो है वो किससे बनता है? मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन, साइटोसिन, फिनाइल ग्लानिन। तो जो अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, एनर्जी गेन फॉर ईच रिड्यूस्ड NAD मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। इसकी जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर जो रिड्यूस NAD है ये कह रहा है उससे कितनी एनर्जी बनती है? 2 ATP, 4 ATP, 3 ATP, 1 ATP। तो जो एक NAD है उससे 3 ATP के मॉलिक्यूल मिलते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 65 है, देयर आर डैश पेयर्स ऑफ कैरिनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से जो निकलने वाली नर्व्स उनको कैरिनियल नर्व्स बोलते हैं और ये 12 पेयर्स हैं। टोटल 24 जो है नर्व्स हैं। पेयर्स की बात करें तो 12 पेयर्स। 66 है, बार्किंग डियर इज फाउंड इन पाकिस्तान, ईरान, USA, चाइना। तो बार्किंग डियर पाकिस्तान के अंदर। 67 है, ब्राउन बियर इज फाउंड इन डैश ऑफ पाकिस्तान, ब्राउन बियर पाकिस्तान में कहाँ पे मौजूद होता है? बलूचिस्तान प्लेन्स में, डेजर्ट्स ऑफ सिंध में, देवसाई प्लेन्स में, नानक तबो। जो देवसाई प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पे हमें ब्राउन बियर मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, फॉलोइंग आर प्लेसेंटल मैमल्स एक्सेप्ट, कि कौन से प्लेसेंटल मैमल्स हैं और कौन से नहीं। अगर देखें कैमल ये भी प्लेसेंटल मैमल है, बैट्स जो है ये भी प्लेसेंटल मैमल है, रेट्स भी प्लेसेंटल मैमल है, लेकिन कैंगरू की अगर बात करें ये प्लेसेंटल मैमल नहीं। 69 है, ऑल आर रिप्टाइल्स एक्सेप्ट, कि सारे रिप्टाइल्स हैं, कौन सा जो है वो रिप्टाइल नहीं है। तो अगर हम सलेमेंडर की बात करें, सलेमेंडर एम्फीबियन है, ये रिप्टाइल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि कौन सा इनमें से जो है वो मैच नहीं कर रहा, कौन सा डिफरेंट है, काऊ, ईगल, पिंजन। ये तीनों अगर आप देखें बर्ड्स हैं, लेकिन बैट की बात करिए बर्ड्स नहीं है बल्कि मैमल में आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ये जो है इन बाकियों से बिल्कुल आड है। अब इसके बाद जो एमसीक्यूज़ हैं ये पैडागॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, चूँकि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपको पता है वहाँ 70 एमसीक्यूज़ बायोलॉजी से रिलेटेड होते हैं और बाकी जो 30 हैं वो पैडागॉजी से रिलेटेड होते हैं। इनको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, सेट इंडक्शन शुड टेक 5 मिनट्स 10 to 15 मिनट्स 5 to 10 मिनट्स 15 to 20 मिनट्स। सेट इंडक्शन कहते हैं कि जो टीचर है बच्चों को मतलब लेक्चर स्टार्ट करवाने से पहले उनको मोटिवेट करता है, उनको गाइड करता है, उनको टॉपिक की तरफ लेके आता है, उसको सेट इंडक्शन बोलते हैं। तो इसके लिए एवरेज जो टाइम वो 5 to 10 मिनट्स है, लेकिन अगर 5 मिनट्स तक ही कोई टीचर क्विकली अगर वो बात पहुंचा सकता हो, मोटिवेट कर सकता हो, तो 5 मिनट्स एनफ होता है, लेकिन एवरेज जो है वो टाइम 5 से 10 मिनट चाहिए होते हैं। 72 है, टीचिंग स्किल इज द आर्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है, वन सेंटेंस समरी इज अ फॉर्म ऑफ टीचर इवाल्युएशन, स्टूडेंट इवाल्युएशन, फॉर्मेटिव इवाल्युएशन, समेटिव इवाल्युएशन। तो जो टीचिंग के दौरान, लर्निंग प्रोसेस के दौरान है टेस्ट लिया जाता है कि बच्चे ने लर्न किया या नहीं किया, उसको वन सेंटेंस समरी बोलते हैं। और ये बेसिकली फॉर्मेटिव इवाल्युएशन के लिए अब ये कह सकते हैं यूज़ किया था। फॉर्मेटिव इवाल्युएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट वो वाली टेक्निक है जो टेस्ट या लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो है वो चेक करने के लिए यूज़ की जाती है कि आया बच्चा सीख रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 है, इंटेलिजेंस इज अ कंपोजिट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज वाज सजेस्टेड बाय, यानी ये जो इंटेलिजेंस है कि ये वाली कंडीशंस है किसने दी, क्वेश्चन ने, गार्डनर ने, स्टर्नबर्ग ने, बायनेट ने या हर्स्टोन ने, तो ये गार्डनर ने दी। क्वेश्चन नंबर 75 है, एन इंटेलिजेंस टेस्ट दैट प्रेडिक्ट्स हाउ वेल यू विल डू इन अ कॉलेज इज एन, यानी जो इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है ये चेक करने के लिए कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा जो है वो कॉलेज में कितना या किस तरह परफॉर्म करेगा। तो उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट टेस्ट, एंजाइटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट। उस टेस्ट को हम एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, एग्जामिनेशंस गिवन एट द एंड ऑफ कोर्स टू सी हाउ मच यू हैव लर्न आर, यानी वो वाला टेस्ट जो कोर्स पूरा होने के बाद आहार पे लिया जाता है कि इस स्टूडेंट्स ने इस पूरे कोर्स में क्या लर्न किया, ये चेक करने के लिए। तो उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, एंजाइटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, एडजस्टमेंट टेस्ट। उस टेस्ट को हम अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं कि इसने इस कोर्स में क्या अचीव किया, क्या लर्न किया। क्वेश्चन नंबर 77 है, विच टर्म इज नॉट अ टाइप ऑफ रिमेंबरिंग, कौन सी टर्म रिमेंबरिंग से रिलेटेड। रिमेंबरिंग का मतलब ये होता है किसी चीज़ को लर्न करना, याद करना। रिकॉल, रिकॉग्निशन, रिडंडेंसी, रिलर्निंग, ये तीनों रिमेंबरिंग से रिलेटेड हैं, लेकिन रिडंडेंसी की अगर बात करें तो ये मेमोरी या रिमेंबरिंग से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 है, सारा इज लुकिंग फॉर एन ऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम इन विच टीचर एंड लर्नर्स कैन बी फिजिकली सेपरेटेड, यानी सारा ये कह रही है एक ऑर्गेनाइज किस्म का इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम हो कि जिसमें टीचर और लर्नर्स दोनों जो है फिजिकली सेपरेटेड हो। तो वो कौन सा सिस्टम हो सकता है, आप चूज करें। डिस्टेंस एजुकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब क्वेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, जिसमें टीचर भी और लर्नर भी फिजिकली जो बिल्कुल सेपरेट होंगे, तो वो सेपरेट डिस्टेंस एजुकेशन हो सकती है कि जिसमें कोई ऑनलाइन एजुकेशन या कोई और ऐसी टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं कि जिसमें जनरली यही होगा कि टीचर और लर्नर्स दोनों जो है वो फिजिकली सेपरेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, यू आर आस्क्ड टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एन instructional game after using it in teaching lesson in high school science, which of the following should you avoid। ये कह रहा है कि आपको ये कहा जाता है कि आपने इंस्ट्रक्शनल जो गेम है उसकी इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करना है, वो कहाँ पे यूज़ करके, हाई स्कूल की साइंस में। तो आपको उसके दौरान क्या चीज़ अवॉइड करनी पड़ेगी, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स विच आर रेलिवेंट टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, allow learners to select different contents material, provide a cooperative learning atmosphere, provide a scoring system। बाकी तीन तो ठीक है, लेकिन जो चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए वो ये कि present problems which are relevant to learning objectives। क्वेश्चन नंबर 80 है, conceptual skills are most important to what level of management, कि conceptual skills जो है वो किस लेवल की मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट लाइन मैनेजर, मिडिल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर, टॉप मैनेजर। तो जिसके कंसेप्चुअल स्किल्स हैं ये टॉप मैनेजर्स के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि बाकी सबको जो कंट्रोल कर रहा है, गाइड कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, रोल है सारा वो टॉप मैनेजर के पास है। तो इसका मतलब है कंसेप्चुअल जो स्किल्स हैं वो इनके लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 81 है, TQM रेफर्स टू टोटल
क्वार्टरली मैनेजमेंट, टोटल क्वालिफाइंग मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मेजरमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो TQM जो है एजुकेशन के अंदर वो यूज़ की जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि तमाम तर प्रॉपर्टीज़ जो हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन की, उसके अंदर कैसे वर्क करना है, क्या हो रहा है, उस सारी चीज़ को देखने के लिए जो टर्म यूज की जा रही है उसको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज वन ऑफ द 3 रीजंस फॉर इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। कौन सा पॉइंट जो है वो इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए नेसेसरी है या इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट की वजह से वो पॉइंट आप ये कह सकते हैं बेहतर साबित होता है। इट अलाउज pupils to manage their own learning. It permits increased learning time. It permits great allocation of workloads to teaching assistant. It gives all pupils access to learning. Effective classroom होगी तो हर बच्चों को बराबर आप ये कह सकते हैं सीखने का मौका मिलेगा। It gives all pupils access to learning. Question number 83 है, which of the following best describe the quantitative research? कि quantitative research को कौन best describe कर रहा है? The collection of secondary data and its interpretation. Research that is exploratory. Research that attempts to generate new theory. Attempt to test the research hypothesis. जो research hypothesis है उसको टेस्ट करने के लिए जो अटेम्प्ट किया जाता है वो बेसिकली आप ये कह सकते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में आएगा, क्योंकि किसी भी थ्योसिस जो रिसर्च हाइपोथेसिस है या कोई थ्योरी है उसको टेस्ट करने के लिए ज़ाहिर सी बात आपको न्यूमेरिकल डाटा लेना है, फिर उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करके आपने उसको आंसर करना है। तो ये बेसिकली क्या अप्लाई क्वांटिटेटिव research. Question number 84 है, a variable that is supposed to cause a change in another variable is called। कि एक वेरिएबल जो है वो अगर दूसरे वेरिएबल के अंदर चेंज लाए तो उस वेरिएबल को क्या बोलेंगे? को वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो उस वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देते हैं कि जिसकी वजह से दूसरा जो वेरिएबल है उसके अंदर चेंज आ जाए। क्वेश्चन नंबर 85 है, APA मैनुअल प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस फॉर रिसर्च रिपोर्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ। कि जो APA मैनुअल है ये किसके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है रिसर्च रिपोर्ट में? रेफरेंस स्टाइल के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग स्टाइल, दोनों के लिए ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं बोथ एंड बी। क्वेश्चन नंबर 86 है, द बेसिक सिस्टम मॉडल हैज डैश मेजर एस्पेक्ट्स। कि जो बेसिक मॉडल सिस्टम है उसके बेसिकली कितने एस्पेक्ट्स होते हैं? 2, 4, 3 और 5। तो जो बेसिक सिस्टम मॉडल है इसके बेसिकली अगर हम देखें तो 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक जो है वो इनपुट, दूसरा प्रोसेस और तीसरा आउटपुट। तो मतलब करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या है? 3। 87 है, द कम्प्रिहेंसिव टर्म कवरिंग बिल्डिंग, प्लेग्राउंड, फर्नीचर, इक्विपमेंट, लाइब्रेरी, लेबॉर्ट्री इज कॉल्ड। यानी एक कम्प्रिहेंसिव टर्म क्या यूज़ की जाती है कि बिल्डिंग के बारे में भी सोचा जाए, प्लेग्राउंड भी हो, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ईच एंड एवरीथिंग अगर आप देखें जो इंस्टीट्यूशन के लिए, तो वो स्कूल प्लान में आ रहा है, स्कूल स्टाफ में आ रहा है, एजुकेशनल मैनेजमेंट में या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये क्या अप्लाएगा? स्कूल प्लान के लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के कितने टाइप्स? 3 टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं, 6। तो रिसोर्सेज की जो बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्स, डिजिटल रिसोर्स। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन जो 4 है ये करेक्ट ऑप्शन। 89 है, कंप्लीटिंग अ टास्क विद 80% एक्यूरेसी इज रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस इज द एग्जांपल। जब आप किसी भी टास्क को 80% एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट करते हैं बगैर किसी के साथ कंपेयर किए, तो इसको ये कौन सा रेफरेंस होगा? नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस, मेजरमेंट रेफरेंस या नॉन ऑफ द बोथ। तो ये क्राइटेरियन रेफरेंस होगी। जब आप किसी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के ऊपर फोकस करके 80% एक्यूरेसी के साथ उस टास्क को कंप्लीट करते हैं, वो क्या कहलाता है? क्राइटेरियन। जब आप किसी के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं वो नॉर्म रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 90 है, द टर्म गेस्टाल्ट मीन्स द पार्ट्स, द होल, एसोसिएशन, ग्रामर। तो ये जर्मन टर्म्स और गेस्टाल्ट का मतलब क्या है? द होल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, ओवर लर्निंग डील्स विद द डैश ऑफ रिस्पॉन्डिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। की ओवर लर्निंग करने से या बार बार कोई चीज़ जो है उसको लर्न करने से क्या होता है? ईज एंड क्विकनेस होती है, फॉरगेटिंग एंड रीलर्निंग, डिले एंड रिमेम्बरेंस, रिवीजन ऑफ द इन्फॉर्मेशन। की ओवर लर्निंग से जो है आसानी के साथ किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम जो उसको सॉल्व करने में ईज और क्विकनेस के साथ जो उसको रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। 92 है, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन से जो आप सैंपल लेते हैं किसी भी स्टडी के लिए, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सर्वे, रिसर्च, सेंसस, सैम्पलिंग, नॉन ऑफ बोथ। जो एक पॉपुलेशन से सैंपल लेने की जो टेक्निक है उसको सैम्पलिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, द स्प्लिट ऑफ मेथड इज यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ। कि जो स्प्लिट ऑफ मेथड है इसको आप किसके लिए टेस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं? कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, इंटर ऑब्जर्वर कंसिस्टेंसी के लिए, एक्सटर्नल वैलिडिटी के लिए या इंटरनल रिलायबिलिटी के लिए? इंटरनल रिलायबिलिटी के लिए जो है स्प्लिट ऑफ मेथड जो है वो एज ए
टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी इज आल्सो नोन है। उसके जो अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी है उसका दूसरा नाम क्या है? पैरेलल फॉर्म्स, कन्वर्जेंट रिलायबिलिटी, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, स्प्लिट ऑफ रिलायबिलिटी। जो अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी उसको पैरेलल फॉर्म्स बोलते हैं। 95 है मेजर ऑफ हाउ वेल इज अ टेक्निक, कंसेप्ट और प्रोसेस कंसीडर्ड है? कंटिन्यूटी ऑफ वेरिएबल्स, वैलिडिटी, गुडनेस ऑफ वेरिएबल या रिलायबिलिटी, यानी इसको आप किसका नाम देते हैं? तो जो ऑप्शन बी है वैलिडिटी, ये करेक्ट ऑप्शन। 96 एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस, इंटेलिजेंस टेस्ट, लर्नर्स लर्निंग एंड टीचिंग, कॉग्निटिव। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसमें बेसिकली हम तीनों एस्पेक्ट की स्टडी करते हैं। लर्नर्स के बारे में, फिर उसके जो आउटकम्स हैं वो लर्न कैसे कर रहा है उसकी लर्निंग को भी स्टडी करते हैं, फिर कौन से मेथड यूज़ किए जा सकते हैं ताकि लर्निंग जो है वो आसान हो। तो इन तीनों चीज़ों को एजुकेशनल साइकोलॉजी में देखा जाता है, लर्नर्स को भी, लर्निंग को भी और टीचिंग मेथड्स को या टीचिंग मेथडोलॉजीज। 97 है बिहेवियरल इवेंट्स दैट आर ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्ड अंडर नेचुरल कंडीशन। कि नेचुरल कंडीशन में ही जब आप कोई बिहेवियरल इवेंट्स हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको नेचुरल ऑब्जर्वेशन। 98 है करिकुलम इज सपोज्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल अचीव द ऑब्जेक्टिव, दोनों बोथ हैं एंड बी। 99 करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ स्कूल, होम, एरिया, सोसाइटी। जो करिकुलम है उससे हमें सोसाइटी का जो कल्चर है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम हेल्प करिकुलम डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कंटेंट, लर्नर, टीचर और आइडिया। तो जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है इससे बेसिकली हमें लर्नर की नेचर है उसका पता चलता। तो ये सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट बायोलॉजी का पेपर था जिसके 100 MCQs वो कंप्लीट हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।